दोस्तों, आपका स्वागत है टेक बाजार स्टडी चैनल में। मैं हूं तौफीक और आज के वीडियो में हम आधुनिक भारत के प्रमुख आंदोलन और घटनाएं मतलब कि 1885 से लेकर 1951 के बीच जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं और जो भी घटनाएं हुई है और जितने भी समझौते हुए हैं उन सभी को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि आधुनिक भारत के जितने भी आंदोलन सभी को बहुत ही डीपली पूछ रहा है, इसलिए हमने जितने भी आंदोलन हुए हैं जैसे कि प्रमुख होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, तो हमने इन सभी को डीपली कवर किया है। ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से अब कोई भी क्वेश्चन आए गलत कभी नहीं होंगे। तो हम इन सभी आंदोलन को क्रम से और कहानी के रूप में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1885 की प्रमुख घटना में से एक कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगर इसकी डेट पूछी जाए तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और इन्हें शॉर्ट में हम A.O. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं और यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। और स्थान पूछ लिया जाए तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई थी और उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया। इतना कुछ आपको कांग्रेस के बारे में पता होना ही चाहिए। तो 1885 के बाद 1916 का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है होम रूल आंदोलन और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो ये है क्या, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की यह घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरमपंथी दल था उन्होंने ब्रिटेन की सहायता करने का निर्णय लिया। इसके पीछे उनका तर्क यह था कि अगर भारत ब्रिटेन का साथ देगा तब विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो ब्रिटेन है वो भारत को आज़ाद कर देगा, मतलब हमारे देश को आज़ाद कर देगा। किंतु जल्द ही कांग्रेस को यह पता लग गया कि जो ब्रिटिश सरकार है वो ऐसा करने वाली है ही नहीं, तो उन्होंने इसी के बीच होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया। तो होम रूल आंदोलन कहाँ से प्रभावित है, तो ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो होम रूल आंदोलन जो है आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित है। इसकी शुरुआत भारत के अंदर दो लोगों ने की थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत पुणे के बेलगांव से की थी और एनी बेसेंट ने की थी मद्रास से। कई बार पूछा भी गया है कि बेलगांव से शुरुआत किसने की थी, तो बेलगांव से शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अब होम रूल आंदोलन के बाद भारतीय परिदृश्य में तीन प्रमुख घटनाएं हुई। पहली हुई रोलेट एक्ट, दूसरी हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरी हुई खिलाफत आंदोलन। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और इसकी हिस्ट्री बहुत ही दयनीय है। उस समय में हम अगर खुद को रखकर सोचें तो हमारी आंखें भर आएगी, कितनी ज़्यादा प्रताड़ना और क्रूरता हम भारतीयों पर की जा रही थी और हमारे नेता जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे उन्हें क्या क्या सहना पड़ रहा था। तो इसमें हम यही देखने वाले हैं। तो होम रूल आंदोलन में हमने देखा कि भारतीय जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे रहे थे वो भी यह सोचकर कि वो हमें आज़ाद कर देंगे, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने रोलेट एक्ट लेकर आ गई। तो यह एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब कि अंग्रेजी सरकार को किसी व्यक्ति पर अगर शक हो जाता तो वह उसके खिलाफ बिना अपील बिना दलील के गिरफ्तारी उसकी कर सकता था। इसलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। और इसमें इसका विरोध कर रहे उस समय भारत के दो बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके 3 ही दिन बाद मतलब कि 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा बुलाई गई, जो कि जलियांवाला बाग में यह सभा बुलाई गई थी और यहाँ इन नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था इस सभा के जरिए। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा पर मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग मारे गए थे। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी और यह उपाधि इन्हें ब्रिटिश सरकार ने ही दी थी। आज भी हम देखते हैं कि जब भी भारतीय सरकार से लोग असंतुष्ट होते हैं तो अपने पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान को लौटा देते हैं। तो यह उस समय में भी चलता था।
और यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि किस घटना के दौरान लौटा दी थी। तो इसका उत्तर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। और इस घटना के बाद एक कमीशन भी बैठाया गया जिसे कहा जाता है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन क्यों नियुक्त किया गया था? ताकि वह इसकी जांच करे कि इसमें किसका दोष है और किसकी गलती है। पर कुछ हुआ नहीं। इससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि 379 लोग ही मारे गए हैं इसमें, परंतु कांग्रेस समिति के द्वारा यह बताया गया कि लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। आपको यह भी याद रखना है कि किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो वो व्यक्ति था हंसराज, जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था और जनरल डायर ने उस सभा पर गोली चलवा दी थी। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन। तो 3 घटनाएं हमें याद रखना है। 1919 में पहला है रॉलेट एक्ट, दूसरा है उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा है खिलाफत आंदोलन। तो चलिए देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन क्या है। तो तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ यह आंदोलन था। खलीफा के पद के समर्थन में भारतीय थे और ब्रिटेन इस पद को हटाना चाहता था। तुर्की में जो खलीफा का पद था यह मुस्लिम समुदाय के लिए एक धार्मिक पद था और ब्रिटेन सरकार इसे खत्म करना चाहती थी। इससे उस समय पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो नाराज हो गए और उसका भारतीय मुस्लिम पर असर भी देखने को मिला। भारतीय मुस्लिम भी नाराज हो गए थे कि आप कैसे हमारे खलीफा के पद को खत्म कर सकते हो, और इसलिए ही यह आंदोलन हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। और भारत में इस आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी। कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि इसकी शुरुआत अली बंधुओं ने की थी, तो इनका नाम शौकत अली और मोहम्मद अली है। इन्हें अली बंधु कहा जाता है। अब 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ और 1920 में असहयोग आंदोलन हो गया। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। यह इसलिए शुरू किया गया क्योंकि हंटर आयोग ने कोई फैसला ही नहीं लिया और खिलाफत आंदोलन से भी कोई बात बन नहीं रही थी। इसलिए 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। और असहयोग मतलब कि अंग्रेजी सरकार का सहयोग बिल्कुल ना करना। और इसमें आप देखेंगे कि उस समय जो यह आंदोलन चल रहा था इसमें सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें कई लोगों ने वकालत छोड़ दी, जो अध्यापक थे उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया और भारतीयों ने टैक्स देना भी बंद कर दिया ताकि किसी भी तरह से अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बनाया जा सके। और लोगों ने जो बाद में विदेशी कपड़े थे उसे भी जलाना शुरू कर दिया था। मतलब लोगों ने इस आंदोलन में बड़े ही जबरदस्त तरीके से भाग लिया और ब्रिटिश को पूर्णतः सहयोग करना बंद कर दिया। लेकिन इस आंदोलन का भी कोई त्वरित परिणाम नहीं निकला और उस समय यह आंदोलन 2 साल चला और चौरी चौरा कांड हो गया। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड भी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। दरअसल हुआ यह था कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। हुआ यह था कि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, लोग अपना विरोध जता रहे थे और पुलिस ने इन लोगों पर फायरिंग कर दी। तो जो भीड़ है वो गुस्से में आ गई और उन्होंने इस भीड़ में से कुछ लोगों ने गुस्से में आकर थाने में ही आग लगा दी और जो पुलिसकर्मी थे उन्हें भी पकड़कर आग में झोंक दिया। तो इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया और आंदोलन खत्म कर दिया गया। 1922 के बाद और भी बहुत से आंदोलन हुए, लेकिन हमने इसमें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें कवर किया है। बाकी की घटनाएं हम किसी और वीडियो में देखेंगे। आप अगर अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट को और भी यूनिक बनाना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट प्राचीन भारत के इतिहास पर एक बार जरूर विजिट करें और आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नॉलेज हर उस पॉइंट पर बढ़ जाएगा जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को की थी और इसकी शुरुआत की थी दांडी मार्च से। तो यह आंदोलन गांधी जी को क्यों करना पड़ा? तो यह आंदोलन गांधी जी को इसलिए करना पड़ा क्योंकि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपना 11 सूत्री मांग रखी और वायसराय थे उस समय लॉर्ड इरविन, और यह मांग गांधी जी ने उनके समक्ष ही रखी थी और लॉर्ड इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसकी शुरुआत की थी दांडी मार्च से। यह आंदोलन गांधी जी को क्यों करना पड़ा? तो यह आंदोलन गांधी जी को इसलिए करना पड़ा क्योंकि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग रखी और वायसराय थे उस समय लॉर्ड इरविन, और यह मांग गांधी जी ने इनके समक्ष ही रखी थी और लॉर्ड इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन
प्रारंभ कर दिया। और साथ में ही इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी इस दौरान ही चल रहा था। 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। एग्जाम में आता है कि गोलमेज सम्मेलन कब हुए, कहाँ हुए, किसने भाग लिया। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, और दूसरा 1931 को, और तीसरा हुआ था 1932 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन लगातार हुए थे। तो हमें यहाँ से याद रखने में भी आसानी होगी कि 30, 31, 32 में यह तीनों सम्मेलन आयोजित किए गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन तो यह इसलिए हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि महात्मा गांधी को लंदन बुलाया जाए, और लंदन बुलाकर कुछ उन्हें ऐसे प्रस्ताव दे ताकि वो मान जाए और अपने आंदोलन वापस ले ले। तो इसलिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन रखा गया था। जैसे कि आप इसके नाम में देख रहे हैं कि गोलमेज, तो इसका मतलब ही है कि राउंड टेबल। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, टेबल में कोई प्रमुख होता है। अगर हम स्क्वायर टेबल में देखें तो उसमें एक ना एक हेड होता है जो कि उसका नेता होता है, लेकिन राउंड टेबल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर किसी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। तो इससे अंग्रेज ये बताना चाहते थे कि हम सभी भारतीयों को बराबर के अधिकार दे रहे हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के टाइम इंग्लैंड का एक ही प्रधानमंत्री था, रैमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 लंदन में हुए थे, और अम्बेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था। और तीनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ये भी हमें याद रखना है। अब देख लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। और इसमें वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि 1930 में क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और सभी भारतीय अंग्रेजों के विरोध में थे, इसलिए इसमें गांधी जी ने भाग ही नहीं लिया। तो भाग किसने लिया था? तो भाग लिया था इसमें मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने, आगा खान ने और मोहम्मद अली ने, तथा दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बाबा साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और वो भी दलित वर्गों की तरफ से। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ गांधी इरविन समझौता। तो यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों ने क्यों रखा था? ताकि गांधी जी को बुलाया जाए और उन्हें कुछ लुभावने प्रस्ताव दिए जाए ताकि अपना ये आंदोलन वापस ले लें, और उसके बाद उन्हें कहा जाए कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं, इसे खत्म कर दीजिए। लेकिन गांधी जी वहां पहुंचे ही नहीं, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई मतलब ही नहीं निकला। इसलिए इसके ठीक ही बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। तो यह समझौता उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन तथा महात्मा गांधी के मध्य हुआ। इन दोनों के मध्य यह समझौता होने की वजह थी कि इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य यह समझौता हुआ, इसलिए ही इसका नाम गांधी इरविन समझौता पड़ा। इसमें लॉर्ड इरविन ने कुछ शर्तें रखी थी, जिसके अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए। इसमें पहली शर्त थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए। दूसरी शर्त थी कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, तथा तीसरी शर्त थी कि ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए। तो यह शर्त लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के समक्ष रखी। तब महात्मा गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग उनके समक्ष रख दी कि अगर आप मेरी ये 11 सूत्री मांग मानोगे तो मैं आपकी ये तीनों शर्तें मान लूंगा और इस आंदोलन को भी खत्म कर दूंगा। तो उस समय अंग्रेज ने हामी भर दी कि हाँ, हम आपकी ये 11 सूत्री मांग जो है मान लेंगे, आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लो, अब बाकी की बातें हम वहीं करेंगे। लेकिन बाद में हुआ क्या कि बाद में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी ने भाग लिया तो उन्होंने ये मांग मानी ही नहीं। अब जब अंग्रेजों ने गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को माना ही नहीं, तो कांग्रेस ने भी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। और अंग्रेजों ने जितने भी झूठे वादे किए थे गांधी जी से, तो उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को प्रेरित तो कर लिया था, लेकिन अगर उनकी वो मांगे नहीं मानेंगे तो गांधी जी अब क्या करेंगे? गांधी जी अब फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू कर देंगे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग भी नहीं लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगे थी उसमें आखिर क्या था, गांधी जी क्या मनवाना चाहते थे उस समय के दौर में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि गांधी जी की 11 सूत्री मांगे क्या थी, जिसे अंग्रेजों ने साफ मानने से मना कर दिया था। तो पहली थी कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध हो, ठीक है, उस समय भी मतलब शराब पूरी तरह से बंद हो जाए। दूसरी थी विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए, मतलब जो लेन देन का जो भी टैक्स लगता था उस समय उसको घटाकर खाली 1 शिलिंग और 4 पैसा कर दी जाए। तीसरी थी भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे, मतलब भूमि का जो लगान देते थे उस समय किसान, तो वो उतना ना हो जितना वो दे रहे थे उस समय से वो आधा हो।
चौथा था नमक कर को समाप्त किया जाए। अब गांधी जी सोचते थे कि नमक पर कोई कर ही ना लगे, तो नमक पर जो भी कर है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। पांचवा था सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। तो जितना भी हम उस समय सेना पर खर्च करती थी ब्रिटिश सरकार हमारे देश से पैसा लेकर, तो उसमें जितना भी खर्च था उससे वो 50% हो। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। सातवां था विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे, मतलब उस पर भी टैक्स लगे। आठवां था भारतीय समुद्री तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। नौवां था सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, मतलब उस समय में जितने भी राजनेता लोगों को ये बिना अकील बिना वकील मतलब बंद कर लेते थे शक के आधार पर, तो उनको भी छोड़ दिया जाए। और 10वां था गुप्तचर पुलिस हटा दी जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। जो भी गुप्तचर पुलिस थी उस समय, तो उनको भी हटाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया था। 11वीं थी आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए, मतलब स्वयं की रक्षा के लिए गांधी जी ने 11वीं मांग में यह मांगा था कि हमें आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति हो, क्योंकि उस समय भारतीयों के पास यह अनुमति मतलब कोई भी साधारण सा व्यक्ति भारतीय उस समय हथियार नहीं रख सकता था। तो यह ऐसी 11 मांगे थी जो गांधी जी ने इरविन के समक्ष रखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अब देख लेते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और यह इसलिए प्रमुख है क्योंकि अंग्रेजों ने गांधी जी से झूठे वादे किए थे कि हम आपकी मांगे मान रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसमें भाग लिया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो यह कब आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया 7 सितंबर 1931 को। और कहाँ पे? सेंट पॉल पैलेस लंदन में। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। पहले सम्मेलन में कौन वायसराय था? तो पहले सम्मेलन में वायसराय थे लॉर्ड इरविन, तभी तो गांधी इरविन समझौता हुआ था उस समय। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने इसमें भाग लिया, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि हम तुम्हारी 11 मांगों को मान रहे हैं, आप लंदन आ जाइए, इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, बाकी की बातें हम वहीं करेंगे। कांग्रेस की तरफ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और दलित वर्ग की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर और मुस्लिम लीग के इसमें अली जिन्ना भी शामिल थे। और यहाँ पर जो मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी काहे से गए थे? तो गांधी जी लंदन आए थे SS राजपुताना जहाज से, और फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था उस समय। चलिए अब हम देख लेते तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम ये याद रख सकते हैं कि यह 1932 में लंदन में हुआ और कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। इसमें गांधी जी ने भाग ही नहीं लिया, तो इस सम्मेलन का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब इसके बाद हम देखते हैं पूना समझौता। तो 1930, 31, 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। और इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद हुआ पूना समझौता, क्योंकि जब अंग्रेजों ने गांधी जी की 11 सूत्री मांग नहीं मानी, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों ने उन्हें क्या कर दिया? जेल में डाल दिया इसके विरोध में। और कहाँ की जेल में? तो वो थी पुणे की यरवदा जेल में। तो उसी समय महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के मध्य यह समझौता हुआ, और इसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। और इसका परिणाम यह निकला कि इसमें केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया। जो मतलब अंबेडकर जी ने गांधी जी से जो समझौता किया 2 चीज़ों के लिए, तो उसमें पहला था केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों का 18% बढ़ा दिया गया। और आज भी हम देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें होती है, तो यह कॉन्सेप्ट उस समय से इस समझौते से आया है। और दूसरा था इनका कि प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए जो सीटें थी उस समय 71, उससे बढ़ाकर उनने 148 कर दी। तो यह हुआ था 1932 में। फिर हम आते हैं 1940 पर। यहाँ अब तक पाकिस्तान की मांग उठने लगी एक अलग देश बनाने के लिए, ताकि मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा हो सके। तो 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ और मुस्लिम लीग ने इसमें पाकिस्तान की मांग की, और परिणाम स्वरूप 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, और इसमें भारत के विभाजन की योजना रखी गई। और इन्होंने भारत को विभाजित कर एक नया देश बना दिया, जिसे वर्तमान में हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो हम भारतीय 15 अगस्त को अपनी आज़ादी मनाते हैं और पाकिस्तान वाले 14 अगस्त को अपनी आज़ादी मनाते हैं। और इन दोनों देशों के मध्य एक रेखा खींची गई जिसे रेड क्लिप कहते हैं। और यह रेखा खींचने का काम रेड क्लिप नामक व्यक्ति ने किया था, जो कि भारत आज तक पूरी लाइफ में नहीं आया था उसकी, और उन्होंने एक नक्शे को रखकर यह रेखा खींच दी। रेखा खींचकर दोनों देशों का विभाजन कर दिया। तो यह चित्र में आप देख सकते हो कि उस समय मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से उसने विभाजित कर दिया। इसके बाद आता है भूदान आंदोलन। तो यह 1951 को विनोबा भावे ने इस आंदोलन को शुरू किया,
और इसमें भारत की आज़ादी के बाद यह देखा गया था कि ज़्यादातर ज़मीनें ज़मींदारों के पास थी, क्योंकि उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा था, और जो किसान थे वो गरीब थे और उनके पास कोई ज़मीन ही नहीं थी। तो विनोबा भावे ने ज़मींदारों से ज़मीन को दान देने की अपील की और ज़मींदारों ने उनकी बात मानी भी और अपनी ज़मीन को दान में भी दी। तो सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी ने अपनी भूमि दान दी, इसीलिए इसे भूदान आंदोलन कहा गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर किया है और आशा करते हैं कि आपका इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज बढ़ा होगा, और आप अगर अपनी स्टडी और भी यूनिक बनाना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपको सभी कॉन्सेप्ट के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्जाम में जितने भी पॉइंट से प्रश्न बनते हैं ऐसे ही पॉइंट को हर वीडियो में कवर किया है। तो यार, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो जब भी अपलोड करें वो पहुँचे आपके पास सबसे पहले। तो यार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।